तो उपसर्ग आगे लग करके किसी भी शब्द का अर्थ बदलने में सक्षम है। सम एक उपसर्ग है जो बराबर वाले अर्थ में प्रयोग ज्यादातर किया जाता है, जैसे समतल यानी कि उस तल के बराबर, समकक्ष उस कक्ष के बराबर, समकालीन उस समय के बराबर। अन एक उपसर्ग है जो बिना शब्दों के लिए या नहीं शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसका अर्थ है कहीं पे नहीं होने के अर्थ में या उसके बिना होने के अर्थ। अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, यानी कि बिना सुने हुए, बिना देखे हुए, या फिर नहीं देखा हुआ, ऐसा कुछ। तो अनदेखा कर देना, इस तरह के शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अध शब्द है, उसको आधा के अर्थ में किया जाता है, जैसे अधमरा, मरा है लेकिन आधा मरा हुआ है। अध जला, जला हुआ है लेकिन आधा जला हुआ है। तो इसी तरह के शब्द हैं जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। ऊष एक उपसर्ग भी होता है जो ऊंचे के अर्थ में होता है, जैसे उचक्का, उजड़ना आदि। उन एक उपसर्ग है जो कि एक कम के अर्थ में होता है। इसमें आप गिनतियां ज्यादातर देख सकते हो, 19, 29, 39, 49, यानी उससे एक कम। अगला उपसर्ग है ओ, औ। औ उपसर्ग का मतलब होता है बुरा या नीचे, जैसे औरस, ठीक है, या औघड़। तो इन शब्दों से दूसरा है क का अर्थ होता है बुरा, कपूत हो गया, ठीक है। और नाना हो गया एक विभिन्न के लिए, नाना प्रकार, नाना रूप, ठीक है। कुउपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है बुरा होना, जैसे कुरूप हो गया, कुपुत्र हो गया। आप हो गया स्वयं के लिए, आप काजी, आप सुनी, आप बीती, आप लोगों ने आप ये शब्द सुने होंगे इसमें। स उपसर्ग हो गया, स उपसर्ग अच्छा के लिए होता है, जैसे सपूत हो गया। पच उपसर्ग हो गया जो पांच के लिए होता है, जैसे पचरंगा हो गया, पंचमेल हो गया, और पचमणि हो गया, और पचरंगी हो गया, ठीक है। तो पांच के अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये इसका शब्द जो होता है वो पांच पच ही प्रयोग किया जाता है। बिन उपसर्ग है जो निषेध करता है किसी चीज का या अभाव के लिए दिखाता है, जैसे बिन बोया, बिन बुलाया, ठीक है, जो कि इसे बुलाया नहीं गया है, ये बिन बुलाया आया है। तो ऐसे शब्दों को आप निषेध के अर्थ में भी देख सकते हैं। भर शब्द है पूरा या भरा हुआ, भरपेट, भरकम, भरपूर, भरकस, भरपाई। आप इन शब्दों से देख सकते हैं कि जो कि पूरा, एक पूरे होने का अर्थ यहाँ पर बताता है। चौ उपसर्ग है जो चार के लिए बात करता है, चौराहा, चौमासा, चौमुखी, चौपाया, चौमुखी, चौगुना। चौमुखी शायद दोबारा आ गया है, सॉरी उसके लिए। ती शब्द है तीन के अर्थ में, तिराहा, ठीक है, तिकोना, तिपाई, तिरंगा, तिगुना। इन शब्दों को आप देख सकते हैं जो कि किसी के तीन होने का ज्ञान कराए। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चौराहा एक शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। तो आप चौ उपसर्ग ले सकते हैं और राह आप बना सकते हैं मूल शब्द को। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि पच धन पांच लिखा, पच बिन धन शब्द लिखा होगा और आप उसका उपसर्ग पूरा वाक्य बनाएंगे, नहीं। पूरा शब्द दिया जा सकता है और उसमें से उपसर्ग छांटने के लिए दिया जा सकता है और मूल शब्द छांटने के लिए दिया जा सकता है, यह हर बार देखा गया है। मैंने सहायता ली है दोस्तों, एक विया हिंदी नाम की वेबसाइट है। इस विया हिंदी नाम की वेबसाइट से मुझे इसमें काफ़ी मदद मिली, मैं थैंक यू करता हूँ उनका। थैंक यू सो मच, और माफ़ करना अगर मैंने आपके कंटेंट को बिना इजाज़त के यहाँ पर शेयर किया हो तो, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर है कि आपकी वेबसाइट का भी प्रचार प्रसार हो और साथ ही मेरे चैनल पर जो लोग देखें उनको भी हिंदी के लिए कुछ सहायता मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विया हिंदी वेबसाइट। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे दो उपसर्ग जो कि दो के लिए बात करता है, दुलत्ती, दोनों लातों से। दुभाषिया, दो भाषाओं को जानने वाला। दुगुना, उसके उससे भी ज्यादा। दुपहिया, दो पैर, दो पहियों वाला, ठीक है। दोबारा, दो दो बार आने वाला। दुरंगा, दो रंग वाला। पर शब्द है जो दूसरे के अर्थ में होता है, जैसे पर कारज हो गया, दूसरे का काम। पर सुख, दूसरे का सुख। पर हित, दूसरे का हित। का उपसर्ग है जो नीच या बुरा के अर्थ में बात करता है, कायर, काजल इत्यादि। चिर उपसर्ग देर तक के लिए प्रयोग करता है, जैसे चिरकाल तक। आपने बहुत बार सुना भी होगा, चिरकाल से बोरे ऋषि वहां तपस्या कर रहा था। तो यहाँ पर इन शब्दों का अर्थ है कि काफी देर से। नौ उपसर्ग कहीं कहीं लग जाता है, वो अभाव के लिए लगता है, जैसे नास्तिक, नौ, धन, आस्तिक। कई बार दोस्तों नौ, धन, आस्तिक आप बोलेंगे सर इसमें नास्तिक कैसे हो गया, क्योंकि इसे तो नस्तिक होना चाहिए था, या फिर इसे तो आ की मात्रा क्यों लगाई गई पहले ही। तो कई बार अगर आपको ऐसे संशय होते हैं तो आप मेरी इससे पिछली वाली वीडियो जो कि मैंने संधि के ऊपर बनाई है कि स्वर संधि कैसे होगी, व्यंजन संधि कैसे होगी, ये जरूर पूछा जाएगा कि नास्तिक में से उपसर्ग को मूल कर, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखिए। हो सकता है उसका ऑप्शन हो नौ धन अस्तिक, नौ धन आस्तिक, और ना धन स्तिक, इस तरह से कुछ शब्द दिए हों। इसको विस्तार से समझने के लिए मेरी इसका पार्ट 1
आप उस पर जा सकते हैं और वेबसाइट पर, और आप यूट्यूब से उसको मेरी वेबसाइट से देख सकते हैं। एक बहु शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत के अर्थ में, आप बहुवचन और बहुमूल्य शब्द इसमें देख पा रहे होंगे। प्रत्ययों के बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्यय है प्रतिधन आय, यानी कि साथ में रहे, बाद में भी लगे और अर्थ भी बदल दे, ऐसा शब्द उसे कहते हैं प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। यानी आप कहें कि हर शब्द के पीछे तो नहीं, लेकिन अधिकतर शब्दों के पीछे प्रत्यय लगकर उनको बदला जा सकता है। तो समाज धन इक, सामाजिक, ठीक है। आपको इन शब्दों को समझने के लिए दोस्तों संधि को विशेष समझना होगा। इसलिए मैं आपसे एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप पिछले वीडियो में जाकर के संधि को जरूर पढ़ें, स्वर संधि और व्यंजन संधि को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। अगला है मिठास, लोहार, ठीक है, और नाटककार, भुलक्कड़, ये भूलना मूल शब्द है, अक्कड़ उसमें लग गया, भुलक्कड़ वो बन जाएगा। सुगंधित, तो इस तरह के शब्दों को आप प्रत्यय में गिनेंगे। प्रत्यय यानी कि जो शब्द के अंत में जुड़ करके, शब्द के पीछे लग करके, जैसे आप देखते होंगे घोड़ों के पीछे रथ लग जाता है तो वो एक रथ बन जाता है। घोड़ों के पीछे पहिया लगा दो तो वो घुड़सवारी बन गया। और बैलों के पीछे पहिया लगा दो तो वो बैलों के बैलगाड़ी बन गई। तो इस तरह से ही जो शब्द के पीछे जो भी शब्द छोटा लगा दोगे उसे प्रत्यय कहते हैं, और वो प्रत्यय अगर लग जाता है तो उस शब्द का ही अर्थ बदल जाता है, उस शब्द का अर्थ कुछ भिन्न हो जाता है, वह तो नहीं रहता। जो कि कभी कभी भावनात्मक जो शब्द होते हैं, भाववाची जो शब्द होते हैं, वो उन शब्दों को बनाने के लिए भी प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे मीठा जो है, मीठा को अगर भाववाचक संज्ञा में बदलना है तो आस प्रत्यय लगा दो, मिठास बना दो। ठीक है, तो इस तरह के शब्द आप देख पा रहे होंगे। अंत का टॉपिक है दोस्तों निपात। निपात होता है कि किसी भी बात पर जहां हम ज्यादा बल देने की कोशिश करते हैं, अपनी बात हम बोलते हैं लेकिन वहां पर हम चाहते हैं कि इस पर बहुत बल दिया जाए, तो उस शब्द पर बल देना। जैसे तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा बोलता तो वह वाक्य शायद उतना बलशाली नहीं होता, या वो प्रेशराइज वर्ड नहीं होता, वो वाक्य जो है बहुत प्रेशर में नहीं बोला जाता। लेकिन करना ही पड़ेगा यह बोल करके सुनने वाला भी प्रेशर में आ गया कि नहीं यार, इसने तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, यह कहना चाहता है कि आपको करना है तो करना है। तो जब प्रेशराइज वाक्य होंगे तो उन्हीं शब्दों में जो शब्द थोड़ा सा भारी सा लगने लगे कि इस शब्द से इसमें भार आ गया है, कि हाँ इससे लगता है कि अब यह काम नहीं करने का तो कोई विकल्प ही नहीं है, तो वही शब्द जो है निपात कहलाता है। तुम नीचे देख पा रहे होंगे, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। रुकना पड़ेगा बोलेंगे तो उतना ऑप्शन नहीं था, लेकिन ही बोलने से उसको एक्स्ट्रा लगा दिया, और ही बोलने से यह पता चलता है कि अब उसके पास नहीं रुकने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुमने तो हद कर दी, तो यहाँ पे जो दो शब्द है उस पर भी बल जा रहा है। तो हद कर दी के शब्द से वो दूसरे को जोड़ रहा है, इसलिए इन शब्दों को निपात कहते हैं, जो कि दूसरे शब्दों पर बल डालते हैं, दूसरी क्रिया पर बल डालते हैं कि यह करना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों अपने मूल्यवान समय निकालने के लिए। और आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो में आपको कुछ सुझावित लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव करें। और मैंने यह नया नया शुरू किया है, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी सीखूं और आप लोगों तक भी कुछ पहुंचाया जाए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाना। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आप केंद्रीय विद्यालय में अच्छे अंकों के साथ पास हो।